नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। तो दोस्तों फाइनली जो एनसीईआरटी हमने पढ़ना शुरू किया था उसका एक सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। सॉरी। ओके। तो जो एनसीईआरटी हमने पढ़ना शुरू किया था, फाइनली हमने उसका एक सेगमेंट खत्म कर लिया है जिसमें हमने पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को डिस्कस किया, अर्थ और यूनिवर्स के ओरिजिन को डिस्कस किया। तो उसी के आधार पर अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगाएंगे, कुछ एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा 3 या 4 प्रश्न मैं आपको कल, क्योंकि आज आप सिर्फ एमसीक्यू लगाइए, फिर कल से आप आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे, तो फिर मैं आपको आंसर राइटिंग के लिए भी कुछ प्रश्न दूंगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब तक की पूरी क्लासेस आपने देखी होंगी, अन्यथा ये टेस्ट आपसे नहीं बनेगा। अच्छा, टेस्ट के बारे में एक और बात आपको बता दूं, टेस्ट जब भी आप लगाते हो तो ये डिमोटिवेट होने के लिए नहीं लगाए जाते दोस्तों। टेस्ट हमेशा सीखने के लिए लगाए जाते हैं कि अच्छा एनसीईआरटी में इस ढंग से पढ़ रहा था लेकिन प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं। तो टेस्ट इज ऑलवेज अ लर्निंग। ये आपका कोई फाइनल एक वर्डिक्ट नहीं है कि टेस्ट में नंबर आए नहीं आए तो आपके भविष्य का निर्धारण हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ से सीखिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ताकि जब आप सच में एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, जिस दिन आपका एग्ज़ाम डे हो, उस दिन आप ये गलतियां ना करें। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुल 44 प्रश्न हमें हल करना है, 44 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से हल करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। और इसी में हम तरीकों को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक है जो सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। देखो, सबसे पहले जब भी कथन वाले प्रश्न आए, इन चीजों को हाईलाइट करो, इसको बिल्कुल हाईलाइट करो, क्योंकि यहाँ पर हमारी पहली गलतियां होती हैं कि हम सत्य को असत्य पढ़ लेते हैं, असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं, सही है को सही नहीं है पढ़ लेते हैं, सही नहीं है को सही है पढ़ लेते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम इसको हाईलाइट करें। चलिए अब पहला कथन पढ़ेंगे, आप भी मन में जवाब देंगे और मैं यहाँ पर आपको सही जवाब देते जाऊंगा। पहला कथन है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ज्योग्राफी डेवलप्ड इन द टर्म ऑफ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन मैन एंड द एनवायरनमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद कीजिए, जब हमने भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ा था, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन के रूप में पढ़ा था, तो वहाँ हमने भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं डिस्कस की थी। और जो मैंने रीडिंग आपको दी थी उसमें लिखा हुआ था कि भूगोल जो है वो मानव, ठीक है, 3 परिभाषाएं डिस्कस की थी, आप लोगों को याद आ रहा हो। एक सिंपल परिभाषा कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, फिर हमने ये देखा था कि भूगोल पृथ्वी का मानव के निवास के रूप में अध्ययन है। तो डेफिनेट सी बात है कि आज जब हम भूगोल की बात करते हैं तो ये मानव और पर्यावरण के संबंधों के रूप में विकसित हुआ है। भूगोल का विषय के रूप में विधिवत अध्ययन 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ। द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी का मतलब है 1800 से लेकर के 1899 तक का समय। तो इसी बीच में आप देखिए 2 बड़े लोग आते हैं, जो वॉन हम्बोल्ट और वॉन हम्बोल्ट के अलावा कार्ल रिटर। तो इन्हीं ने विधिवत तरीके से भूगोल के अध्ययन की शुरुआत की थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आप देख रहे हो ना, सीधे सीधे स्टेटमेंट नहीं आएंगे, थोड़ा सा घुमा करके पूछेगा। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसे आप प्रोसेस करोगे, फिर इसका आप जवाब दे पाओगे। तीसरा है, भूगोल विषय के अध्ययन में जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ने बहुत काम किया है। बिल्कुल सच है। ठीक है, तो अब जब 3 कथन सच हैं
तो अगर हम चौथा ना भी पढ़ें तो जवाब हमारा यही होने वाला है। फिर भी हम पढ़ेंगे कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु नामक विद्वान ने किया था। सर, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। हमने पढ़ा था कि जो ज्योग्राफी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड जियोग्राफोस से मिलकर के बना है, जिसे सबसे पहले एरेटोस्थनीज ने इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से आपको जानकारी को प्रोसेस करना है। और यूपीएससी में जब सवाल आते हैं तो फैक्चुअल नेचर के कम होते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल नेचर के कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, अगर आपको ये नहीं पता कि जॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हो सकता है दूसरे स्टेटमेंट को आप सही ना लगा पाए। दूसरी इंफॉर्मेशन थी, आपने अलग तरीके से पढ़ी थी, वही बात थोड़ा घुमा करके पूछी है। ठीक है, तो यह आपका पहला प्रश्न था और इसका सही जवाब है डी। एक और बात आपको बता दूं कि ये टेस्ट अपलोड भी होगा वेबसाइट पर। आप वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर एक डेली क्विज का सेक्शन आता है सबसे ऊपर। डेली क्विज में सबसे नीचे देखेंगे तो वहाँ एनसीईआरटी लिखा होगा, उसमें भी हम सारे टेस्ट अपलोड कर देंगे, तो आप जब चाहें तब उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। भूगोल विषय के अध्ययन उपागम संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी। कंसीडर करते हैं, फिर से कथन है, पढ़ना शुरू करते हैं। विषय वस्तुगत भूगोल के उपागम को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया। बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। द अप्रोच ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। बिल्कुल सही है सर, याद कर रहे होंगे। सारी चीजों को प्रोसेस करना है, जानकारी को प्रोसेस करो। सर, हमने पढ़ा था कि भूगोल को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक में क्रमबद्ध अध्ययन होता है और दूसरा होता है प्रादेशिक अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने की थी, जबकि प्रादेशिक अध्ययन की शुरुआत कार्ल रिटर के द्वारा की गई थी। अब ये जानकारी अगर दिमाग में आ गई तो कभी कोई ऑप्शन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, हर सवाल का आप सही जवाब दोगे। ठीक है, इसके बाद प्रादेशिक भूगोल का विकास जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। ये कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। कार्ल रिटर ने शुरुआत की थी रीजनल ज्योग्राफी की, ठीक है, प्रादेशिक भूगोल की। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, इसको अंडरलाइन करेंगे। इसमें से क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, ये पूरा अंडरलाइन करना है, क्योंकि इसमें क्या आता है, इज नॉट करेक्ट लिख देता है, इनकरेक्ट नहीं लिखता है इंग्लिश में, वो इज नॉट करेक्ट लिख देता है। तो ये पूरा अंडरलाइन करेंगे, तो सही का चुनाव करना है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो जवाब क्या होगा दोस्तों, सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। और समझना यह भी है कि जो हमने पढ़ा है वहां से प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उनमें असत्य कथन की पहचान कीजिए। अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले, असत्य कथन की पहचान कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए, अब हमें पता है कि हमें गलत कथन की पहचान करनी है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट का पता करना है। पढ़ना शुरू करते हैं। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग का है। इन मॉडर्न टाइम द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द बिग बैंग। बिल्कुल सही है। अब रिवाइज करेंगे यहीं पर हम, याद कीजिए, जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसने प्रेजेंट की थी, तो बेल्जियम के खगोल शास्त्री और प्रीस्ट जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा पेश की गई थी। इसका आधार क्या था, इसका आधार था एडविन हबल की एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। अब दूसरा, ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी प्रमाण एडविन हबल ने दिया। एडविन हबल गेव द प्रूफ ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। बिल्कुल सही है सर, 1920-21 में इन्होंने प्रमाण दिया और इसी के आधार पर 1931 के आसपास, या आंखें मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, जॉर्ज लेमेंतियर ने बिग बैंग थ्योरी को पेश किया था।
दूसरा स्टेटमेंट भी सही। तीसरा, हॉयल ने ब्रह्मांड की संकुचन संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया। बताएं सही है या गलत है। हॉयल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बिग क्रंच, कंसेप्ट ऑफ बिग क्रंच ऑफ द यूनिवर्स। ये गलत हो गया। हमने पढ़ा था कि फ्रेड हॉयल ने दो काम किए थे। एक तो उन्होंने इस थ्योरी को बिग बैंग नाम दिया था और उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसे हम साम्य अवस्था सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। संकुचन सिद्धांत इनका नहीं है, बिग क्रंच थ्योरी इनकी नहीं है। और बिग क्रंच थ्योरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। बिग क्रंच थ्योरी ये कहती है कि एक समय तक ब्रह्मांड का विस्तार होगा और फिर दोबारा ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, जिसे बिग क्रंच कहा जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया बिग बैंग, पहले ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, दैट इज बिग बैंग। और बिग क्रंच में क्या होगा, ब्रह्मांड दोबारा से पास में आना शुरू होगा और फिर से उसी सिंगुलैरिटी पर पहुंच जाएगा, फिर से उसी एकाकु परमाणु में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी। सर सी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हॉयल ने स्टेडी स्टेट थ्योरी को प्रेजेंट किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, खगोलीय पिंड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेलेस्टियल बॉडी। याद आ रहा है, 6वीं क्लास के एनसीईआरटी में हमने सेलेस्टियल बॉडी का अध्ययन किया था, ध्यान देंगे। अंतरिक्ष में सप्त ऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को देखा जा सकता है। द पोजीशन ऑफ पोलर स्टार कैन बी सीन विद द इन द स्पेस विद द हेल्प ऑफ बिग डीपर। याद कीजिए, हमने पढ़ा था, एक फोटो भी हमने डिस्कस की थी बच्चे की, जो ध्रुव तारे की तरफ देख रही थी, जिसमें वो सप्त ऋषि तारामंडल की सहायता रहती है। बिग डीपर जो कि अर्सा मेजर का एक हिस्सा है, उसका सहारा लेती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्रुव तारा एक गतिशील तारा है, ये आप बताइए सही है या गलत है। पोलर स्टार इज अ डायनेमिक स्टार विच कीप्स ऑन ट्रेवलिंग इन दी स्पेस। सर ये तो निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि पोलर स्टार का उपयोग हम दिशा के लिए करते हैं, डायरेक्शन के लिए करते हैं। और अगर पोलर स्टार ही गतिशील होता तो हम कभी भी उसके द्वारा दिशा का पता नहीं लगा पाते। देखिए, तारा तो घूम रहा है, लेकिन अर्थ के पर्सपेक्टिव में वो आपको एक जगह दिखाई देता है, एक निश्चित जगह पर दिखाई देता है। तो पोलर स्टार गतिशील नहीं है, अर्थ के पर्सपेक्टिव में गतिशील नहीं है, क्योंकि तभी इसका उपयोग हम दिशा के लिए कर पाते हैं, डायरेक्शन के लिए कर पाते हैं। अब देख रहे हैं आप, स्टेटमेंट हमने पढ़ा था लेकिन उसने घुमा करके पूछा है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हो वो अलग तरीके से आपसे पूछी जाएगी। तो इसमें हमें क्या पता करना था, गलत कथन सही नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट पता करना था। तो सही जवाब क्या होगा, बी। ओके, इसीलिए ये चीजें अंडरलाइन करो, ये चीजें हमेशा अंडरलाइन करो, सही नहीं। और जब आंसर लगाने जाओ तो पहले ऊपर देखो कि हमें क्या पता करना था, क्योंकि हमारी भावनाएं हमेशा ये बताती हैं कि जो सही है उस पर टिक लगा देते हैं, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। आकाश गंगा के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या पूछा है उसने, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी मिल्की वे। मिल्की वे नहीं होना चाहिए, गैलेक्सी होना चाहिए, उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर आकाश गंगा का विस्तार इतना अधिक है कि उसकी दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था कि दो आकाश गंगाएं हैं, एक हमारी मिल्की वे आकाश गंगा है और दूसरी हमारी एंड्रोमेडा है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर के आसपास है। बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस है, लगभग 25 लाख लाइट ईयर का डिस्टेंस है इन दोनों आकाश गंगाओं के बीच में। तो हाँ, ये बात सच है कि विस्तार इतना अधिक है कि दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। और लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, लाइट के द्वारा एक साल में चली गई दूरी कितनी होती है दोस्तों, ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है।
आकाशगंगा का निर्माण हीलियम गैस के बादलों से हुआ है। आंसर कीजिए, हीलियम गैस कि हाइड्रोजन। तो याद करेंगे, हाइड्रोजन गैस के बादलों का निर्माण होता है, बाद में हीलियम आती है। और हमने ये नेबुला की परिभाषा डिस्कस की थी, उसमें हाइड्रोजन गैस के बादल थे और उसमें धूल के कण थे। तो ये तो गलत हो गया सर, आकाशगंगा का निर्माण हीलियम नहीं हाइड्रोजन के बादलों से होता है। ठीक है, तो सही जवाब हमें क्या पता करना था, सही कथन का पता करना था। तो सही कथन इसमें सिर्फ पहला होगा, तो जवाब क्या होगा, केवल एक, ओनली वन। क्लियर है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सौर मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है, हाईलाइट कर दीजिए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। हमें पता है कि हमें सही की पहचान करनी है, किसके बारे में, सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। द नेबुला इज कंसीडर द फादर ऑफ सोलर सिस्टम। यस और नो, बिल्कुल सही है सर। निहारिका मतलब हाइड्रोजन और धूल के कणों से बना हुआ एक बादल। ये तारों की नर्सरी है। हमारा जो सौरमंडल है वो भी एक तारे के चक्कर लगा रहा है, और अल्टीमेटली हमारे ग्रहों का निर्माण भी तारे की वजह से हुआ है, और तारे का निर्माण नेबुला की वजह से हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है सर। दूसरा, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है। देखिए अलग तरीके से पूछ लिया। द प्लेनेट लोकेटेड बिटवीन द सन एंड द एस्ट्रॉइड बेल्ट या माइनर प्लेनेट इज कॉल्ड द इनर प्लेनेट। ओके, अब हम याद करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि सर सबसे पहले तो हमारा सन आता है, इसके बाद मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, और फिर मार्स, और बीच में सर यहाँ पर ना एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, क्षुद्र ग्रह की पेटी आती है। फिर जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून। हमने ये देखा था फिर कि ये जो चार ग्रह हैं इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जबकि ये चार ग्रह हैं इन्हें आउटर या फिर जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या है कि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। दूसरा, यहाँ पर रॉक्स पाई जाती हैं और हैवी मेटल पाया जाता है इनके कोर में, जबकि ये जो ग्रह है ये गैस और आइस से बने हुए प्लैनेट हैं। हाँ, एक बात सच है कि इनका आकार छोटा होता है, आकार इनका कम होता है, जबकि इनका आकार ज़्यादा होता है। ठीक है, पर हमें यह पता है कि इनर प्लैनेट कौन से हैं। तो उसने क्या कहा कि सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में जितने ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाएगा। प्लैनेट बिटवीन सन एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट आर नोन एज दी इनर प्लैनेट। सही है या गलत है सर? डायग्राम बना लिया हमने, पूरा रफ कार्य कर लिया है, और हमने देखा कि ये स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर क्या हो गया हमारा, सही। पहला भी सही हो गया और दूसरा भी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर अवस्थित है। द जुपिटर इज लोकेटेड इनसाइड द एस्ट्रॉइड बेल्ट। सर ये तो गलत, हमने अब भी डायग्राम बनाया, इनसाइड नहीं है सर, आउटसाइड है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो सही क्या होगा, 1 और 2, अर्थात इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। पहला और दूसरा कथन सही है, 1 and 2 इज करेक्ट। क्लियर है? तो जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करें, और देखिए अभी ना आप सबसे पहले लेवल पर हैं, तो अभी आप वो मेथड नहीं लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, 50-50 मेथड, अभी नहीं। अभी आपको प्रैक्टिस करना है, पहले प्रोसेस समझना है कि जब आपने ये तथ्य पढ़ा तो पहले इस जानकारी जो आपको पता है उसे लिखिए एक जगह पर रफ कॉपी में। आप देखेंगे दोस्तों कंफ्यूज नहीं हो गए आप, आपके कंफ्यूजन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करना है, लिखना है और फिर जवाब देना है, क्योंकि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है। और आप भी ये जानते हैं कि अगर आपने 60 प्रश्न, 55 या 60 प्रश्न आपने सही कर दिए तो फिर आपका सिलेक्शन तय है। इसके अलावा ज़्यादा नंबर से वहाँ कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है।
ठीक है, आपको क्वालिफाई करना है। जो आपको मेंस की टिकट देता है वो आपके मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ते, मेंस के नंबर आपकी मेरिट में जुड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रहों के संबंध में सही नहीं है? इसको अंडरलाइन कर दी, सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखो हमने कहा था ना, इनकरेक्ट नहीं पूछेगा, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्लैनेट। अब प्लैनेट की बात करनी है, समझते हैं ग्रहों के बारे में। जोवियन ग्रह की उत्पत्ति जनक तारे से बहुत दूर हुई। द जोवियन प्लैनेट ओरिजिनेटेड फार अवे फ्रॉम द पेरेंट स्टार। बिल्कुल सही है, अभी चित्र बनाया था हमने, जोवियन ग्रह दूर बने हैं जबकि इनर प्लैनेट पास में बने हैं सूरज के। ठीक है, बाहरी ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल आंतरिक ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द आउटर प्लैनेट इज लेस देन दैट ऑफ द इनर प्लैनेट। ये स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, पार्थिव ग्रहों का देखो, अब पहले ये समझ लो तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये मास किसका ज्यादा है, तो मास तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये बहुत बड़े प्लैनेट है, इनका बहुत ज्यादा मास है और इतना ज्यादा मास होने की वजह से इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, तीसरा है, पार्थिव ग्रह का निर्माण शैलों और धातुओं से हुआ है। ये बिल्कुल सही है, हमने अभी डिस्कस किया था कि जो इनर प्लैनेट हैं वो किससे बने हुए हैं, वो या तो मेटल से, उनका कोर हैवी मेटल से बना हुआ है और उसमें चट्टानें पाई जाती हैं, रॉकी प्लैनेट कहलाते हैं। 6वीं क्लास की एनसीईआरटी के डायग्राम में ये परिभाषा लिखी हुई है। और फिर डी, बे और ए दोनों, तो उसमें क्या पूछा, गलत पूछा है, सही थोड़ी ना पूछा है कि हम स्टेटमेंट लगा दें। तो गलत क्या होगा इसमें कि सर ये जो बी स्टेटमेंट है ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो जवाब होगा बी। अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करना शुरू करते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, अच्छा पहले ये देख लिया करो, पहले ये पढ़ो और फिर ये पढ़ लो। पहले कौन सा कथन सही नहीं, सही है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको पता है कि सही कथन की पहचान करनी है तो आपका समय बचेगा ऐसे में, तो पहले ये पढ़िए और फिर नीचे ये पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में पता रहेगा कि हमें कहाँ पर पहुंचना है, हमारा लक्ष्य क्या है दोस्तों। तो पहला है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड वायुमंडल में घर्षण के कारण जल जाते हैं। अब बताइए क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो जवाब आएगा सर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हमने ये पढ़ा हुआ था कि देखिए सूर्य के चारों ओर कुछ ऐसे भटके छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, और ये टुकड़े क्या करते हैं, ये ग्रहों के अंदर आ जाते हैं, न सिर्फ पृथ्वी बल्कि दूसरे ग्रहों के अंदर भी आ जाते हैं। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें वायुमंडल है, ठीक है, और भी हर जगह वायुमंडल है पर अर्थ का वायुमंडल भी है। तो जैसे ही ये वायुमंडल में आते हैं तो हमने देखा था कि वायुमंडल में घर्षण होता है जिस वजह से इनमें आग लग जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमने 3 शब्द भी पढ़े थे, उल्का, उल्काश्म और उल्का पिंड। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सौर मंडल के संबंध में सही नहीं है? अब उसने क्या पूछा है, सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देखते हैं। सौर मंडल का निर्माण सूर्य और क्षुद्र ग्रह मिलकर करते हैं। सूर्य और क्षुद्र ग्रह मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है सर। और भी चीजें होती हैं सोलर सिस्टम में, काफी चीजें होती हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, बिल्कुल सही है। हमने देखा था कि सन की विशेषता ही यही है, सन को हमारे सौरमंडल का प्रमुख इसीलिए कहते हैं कि एक तो सन से दूसरे प्लैनेट को लाइट और एनर्जी मिलती है, उसके अलावा सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह पूरे सौरमंडल को बांध करके रखता है।
सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर द सोलर सिस्टम। अभी आपको बताया हमने कि सन हमारे पूरे सोलर सिस्टम को लाइट एंड एनर्जी दे रहा है और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स बांध करके रखा हुआ है सभी चीजों को। तो उसने क्या पूछा था, सही नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए। सही जवाब क्या होगा, ए, केवल एक। बाकी दोनों कथन क्या है, सही है, लेकिन पहला कथन गलत है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। फाइनली एक फैक्चुअल प्रश्न आया बिना स्टेटमेंट वाला, आंसर करेंगे। वट इज द रिलेशन ऑफ अर्सा मेजर एंड बिग बियर रिलेटेड टू स्पेस। तो हमने डिस्कस किया था कि ये एक नक्षत्र मंडल है, ये एक तारा मंडल, नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टलेशन है। अब कॉन्स्टलेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब तारे मिलकर के एक विशेष आकृति बना लेते हैं, जब ग्रुप ऑफ स्टार मिलकर के एक स्पेसिफिक शेप बना लेते हैं, तो उसे हम तारा मंडल कहते हैं, उसे हम कॉन्स्टलेशन का नाम देते हैं। याद आ रहा है आपको, हमने डिस्कस किया था ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल मंगल ग्रह के परिक्रमण काल से अधिक है। अच्छा स्टेटमेंट है। क्या पूछ रहा है, शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूमने का जो समय है वो मंगल के समय से ज्यादा है। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ वीनस अराउंड द सन इज मोर देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द मार्स। अब ये गलत है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे प्लैनेट सूर्य से दूर होते जाते हैं उनका रेवोल्यूशनल पीरियड भी बढ़ जाता है, और हमें ये पता है कि वीनस दूसरे नंबर पर आता है जबकि मार्स चौथे नंबर पर आता है। तो बट नेचुरल सी बात है कि वीनस को सूरज का चक्कर लगाने में मार्स से कम समय लगेगा। चूंकि मार्स दूर है इसीलिए मार्स को सूरज का चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगेगा। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया साहब गलत, ठीक है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन मार्स एंड द जुपिटर। अभी डिस्कस किया था, डायग्राम बनाया था, याद आ रहा है आप लोगों को। जहां पर मार्स है, यहां पर एस्ट्रॉइड बेल्ट है, और फिर यहां पर जुपिटर है। बुध, शुक्र तथा शनि ग्रह अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। बहुत अच्छा कथन है, बहुत अच्छा। द मरकरी, वीनस एंड सैटर्न आर द प्लैनेट विद द हायर डेंसिटी। अब इसमें एक ट्रिक है, देखो मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है, वीनस की डेंसिटी भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये रॉकी प्लैनेट है। लेकिन सैटर्न की डेंसिटी ज्यादा नहीं है। तो दो बातें तो सही थी, लेकिन एक गलत है, जिस वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, जिस वजह से ये पूरा कथन गलत हो गया, ठीक है। तो ये भी कैसा कथन है, गलत। अब उसने क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए पहला और तीसरा सही नहीं है, तो जवाब क्या होगा, सी, 1 और 3। एक सेकंड दीजिए बस मुझे, एक सेकंड।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपने पढ़ ही लिया होगा कि सौर मंडल के वे दो ग्रह कौन से हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में पाया जाता है। टू प्लैनेट हुज रोटेशन इज फाउंड अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू द अदर प्लैनेट। तो दोस्तों दो ऐसे ग्रह हैं, एक है शुक्र और दूसरा है यूरेनस। ये जो है ये अपोजिट, कैसे अपोजिट? बाकी ग्रहों को जब आप देखते हैं, जैसे इसमें आप देखिए, चाहे आप मरकरी को देख लें, आप पृथ्वी को देख लें, मार्स को देख लें, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये सभी कैसे घूमते हैं? तो इस तरीके से, यहां से यहां, मतलब ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। लेकिन दोस्तों वीनस और यूरेनस, इन दोनों का जो रोटेशन है वो उल्टा है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं बहुत अच्छी, ये ट्रिक आप याद रखना। एक ट्रिक है SUV, बहुत सुनी होगी आपने ये वाली नाम, ठीक है? तो SUV, S से निकल के आएगा सन, U से निकल के आएगा यूरेनस और V से निकल के आएगा वीनस। ये तीन ऐसे पिंड हैं, खास तौर पर बड़े पिंडों में, जो कि ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। जो कैसे घूमते हैं? जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं। तो ये SUV से याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? SUV के नाम से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, ठीक है। मरकरी देखें 2% के आसपास है, मार्स 25% झुका हुआ है अक्ष पर, जुपिटर 3%, सैटर्न 26%, यूरेनस 97%, नेपच्यून 29 पॉइंट, ये 177 है। लेकिन इसको माना 3% जाता है, क्योंकि वीनस के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली वीनस पूरा ऐसा है, ठीक है, मतलब अपसाइड डाउन है। तो अभी उसके डिटेल में मत जाइए आप, उसको हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना आपको याद रखना है कि कौन ग्रह कैसा घूमता है। तो SUV वाली ट्रिक आप याद रखेंगे तो कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम। सौर मंडल के ग्रह वृत्ताकार आकार के पथ का अनुसरण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। बताइए सही है या गलत? तो आना चाहिए कि सर ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि सर वो एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यही तो कारण है कि पृथ्वी और सूरज के बीच में हमें औसत दूरी पता करनी पड़ती है। एक समय आता है जब दूरी सबसे कम होती है और एक समय आता है जब दूरी सबसे ज्यादा होती है। जिस सबसे कम दूरी को हम पेरिहीलियन बोलते हैं, जो जनवरी में होती है, और सबसे अधिक दूरी को हम एपिहीलियन बोलते हैं, जो जुलाई में होती है। ठीक है, इसके बाद देखें अगला कथन, सौर मंडल में सबसे दूर यूरेनस है। ये तो बिल्कुल गलत है सर, और आसान भी है। हम जानते हैं सबसे दूर कौन सा ग्रह है, नेपच्यून है। सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह क्रमशः शनि एवं शुक्र है। सर ये कथन भी गलत है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है और सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन है दोस्तों? मरकरी। तो इसमें हमें असत्य कथन की पहचान करनी थी, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता करना था, फॉल्स स्टेटमेंट का। तो सर ये तीनों ही कथन गलत हैं। तो जवाब क्या होगा? सी, 1, 2 और 3 तीनों ही कथन असत्य हैं। ऑल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथन, कथन को ए और कारण, ये वाले प्रश्न भी आ गए, को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग assertion and the reason and select the correct answer using the code given below। चलिए पढ़ते हैं। अच्छे प्रश्न है, कथनों कारण वाले प्रश्न भी आते हैं। कथन है, स्टेटमेंट है,
पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह सूर्य द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। ये पहला स्टेटमेंट। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। अब सर ये कथन ही गलत है, पर ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे परिक्रमा का समय भी बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल मंगल के परिक्रमण काल से कम है। अर्थ का जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो मार्स के रेवोल्यूशन पीरियड से कम है। तो ये कथन ही गलत है। ठीक है, अब कारण क्या दे रहा है? कारण दे रहा है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। द डायमीटर ऑफ मार्स इज लेस देन द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये यह कारण आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है। तो चलो अब निकालते हैं। पहला, ए और आर दोनों सही हैं, यहीं पे गलत कर दो क्योंकि ए गलत है, तो ये गलत हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, फिर से गलत, क्योंकि दोनों सही नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। नहीं साहब, ए गलत है किंतु आर सही है। ये बिल्कुल सही होगा कि ए इसमें गलत है और आर सही है। अब देखो इसका जवाब कैसे बदल सकता था। मान लीजिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्टेटमेंट ये होता कि पृथ्वी का परिक्रमण काल मंगल के परिक्रमण काल से कम है। द रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ द अर्थ इज लेस देन ऑफ द मार्स। ये स्टेटमेंट हो गया। और रीजन में ये लिखा होता कि सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ ग्रहों का परिक्रमण काल भी बढ़ता जाता है। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द सन द रेवोल्यूशन पीरियड इंक्रीजेस। तब आपका जवाब क्या होता कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब जो दोनों स्टेटमेंट सही है और जो कारण दिया गया है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो आगे और भी प्रश्न आएंगे इस तरह के, तो और अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो पाएगी। चले फिलहाल अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? According to a definition given by International Astronomical Union in the year 2006, which of the following is not a planet? कौन सा ग्रह नहीं है? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जुपिटर। तो याद कीजिए 2006 में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट अर्थात बौने ग्रह में डाल दिया गया था। 3 शर्तें रखी गई थी कि सूर्य के चारों ओर घूमे, अपना एक डेफिनेट शेप बना करके रहे, अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड हो, ये सारी चीजें, और एक निश्चित कक्षा हो, एक सर्टेन ऑर्बिट हो। तो इसकी एक निश्चित कक्षा नहीं है, ये नेपच्यून की कक्षा के बीच में से होकर के चला जाता है। यही कारण है कि प्लूटो को हमने क्या डिक्लेयर किया कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है। ओके, बड़ा अच्छा किसी ने इस कमेंट किया था। थैंक यू, आपके कमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, बहुत मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो किसी ने बहुत अच्छा एक कमेंट किया कि स्टेटमेंट दिया। पहला स्टेटमेंट था कि साहब प्लूटो ने प्री पास कर लिया, प्लूटो ने मेंस भी पास कर लिया, लेकिन प्लूटो इंटरव्यू में अटक गया। मैंने कहा बहुत अच्छा लॉजिक है यार ये। ठीक है, और दुख भी व्यक्त किया था उन्होंने, वो रोने वाली इमोजी बना के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विचार करेंगे। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध सर्वमान्य सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। हम जानते हैं, हमने ये डिस्कस किया था, तो ये सही है। 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो 2021 वही डेट है, तो ये भी सही है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। तो आपको बताना था कि कौन सा कथन सही है, तो ये पूरे कथन सही है। तो जवाब क्या होगा? डी, 1, 2 और 3
तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। ये रिपीटेड क्वेश्चन जैसा ही था, बस थोड़ा सा एक स्टेटमेंट बदल गया, इसीलिए यहाँ पर हम समय नहीं लगाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना शुरू कर दीजिए। जुरेसिक कल्प में, मुश्किल प्रश्न, कल टॉपिक पढ़ा था हमने, जुरेसिक कल्प में डायनासोर का विकास हुआ। डायनासोर फ्लोरिस्ड इन दी जुरासिक पीरियड। स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह का विकास सिल्यूरियन कल्प में हुआ। द फर्स्ट साइन ऑफ द लाइफ ऑन द लैंड प्लांट्स इवॉल्व इन द सिल्यूरियन एरा। अब कल का एक टॉपिक पहले एक बार बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। अब देखिए दोस्तों, कल हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ा था। ये एक टाइम स्केल थी जिसमें हमने कल बेसिक बातों को समझ लिया था कि सुपर इयॉन, फिर इयॉन, फिर इरा, पीरियड, एपोक, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे जब पैलियोजोइक इरा चल रही थी तो इसी में आप देखिए अलग अलग समय है। एक कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनीफेरस है, पर्मियन है। इसमें आप देखेंगे कि जो कैम्ब्रियन एरा है इसमें नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, हालांकि समुद्र में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हो चुका है। और जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? समुद्र से, वो हमने एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक में पढ़ा था। इसके बाद अगला है ऑर्डोविशियन। तो ऑर्डोविशियन वो समय है जब पहली मछली, फर्स्ट फिश आएगी। ओके, फिर है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन वो समय है जब आपको पहली बार धरती पर जीवन के प्रमाण मिलेंगे और धरती पर सबसे पहले प्लांट के प्रमाण मिलेंगे, कुछ पौधे आपको दिखाई देंगे। अब इसके बाद है डिवोनियन, एम्फीबियन के प्रमाण मिलेंगे। कार्बोनीफेरस में वर्टेब्रेट्स दिखाई देंगे, ठीक है। पर्मियन में रिप्लेस एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल दिखाई देंगे, रेप्टाइल। और यहाँ पर देखिए ट्रायसिक में मेंढक दिखाई देंगे, कछुए दिखाई देंगे। जुरेसिक डायनासोर की एज है और जो क्रिटेशियस है इसमें एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर दिखाई देगा। अब हम इस प्रश्न की डिमांड को समझते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया कि जुरेसिक काल में डायनासोर का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। हमने अभी देखा कि जुरेसिक में डायनासोर बना, लेकिन जो अगला है कार्बोनीफेरस, उसमें सॉरी क्रिटेशियस जो है उसमें डायनासोर का एक्सटेंशन हो गया। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधों का विकास सिल्यूरियन काल में हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। हमने देखा कि सिल्यूरियन काल में पहली बार आपको पौधे दिखाई देते हैं। उससे पहले जो ऑर्डोविशियन है उसमें उस समय आपको पहली मछली दिखाई देती है, मछलियों की जीवन की शुरुआत होती है। तो ऐसे कथन कई बार इससे बन सकते हैं। और ये टेबल दोस्तों एक दिन में याद नहीं होती कि आपने पढ़ा और आपको तुरंत याद हो गई। अनटिल एंड अनलेस अगर आप एक बहुत ही अलग दिमाग है तो बात अलग है, इनमें समय लगता है। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि इसका आप प्रिंट निकालिए, प्रिंट निकालने के बाद उसको अपनी दीवार पर लगाइए। तब आपको हर दिन जब आप पढ़ेंगे और इसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तब आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। अगला है फिर दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैम्ब्रियन कल्प में स्थल पर कोई जीवन नहीं था। देयर वॉज नो लाइफ ऑन द लैंड इन द कैम्ब्रियन एरा। रीढ़ की हड्डी वाले जीव तथा रेंगने वाले जंतुओं का विकास क्रिटेशियस कल्प में हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ वर्टेब्रेट एनिमल एंड क्राउलिंग एनिमल टुक प्लेस इन द क्रिटेशियस पीरियड। अब देखो, ये हमने अभी डिस्कस किया था ना, यहाँ पर कैम्ब्रियन एरा था। हमने देखा था कि नो टेरेस्ट्रियल लाइफ
लिखा हुआ था वहां पर नो टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगला कह रहा है क्रिटेशियस। अभी अभी हमने पढ़ा कि सर क्रिटेशियस युग में तो डायनासोर खत्म हो गए, मतलब रीढ़ के हड्डी वाले जीवों का विकास हो चुका था। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक, ओनली वन, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगर टाइम पीरियड ही आपको याद है, आपने पढ़ा है कि सर पहले ट्रायसिक आता है, फिर जुरासिक आता है जिसमें डायनासोर आए और डायनासोर की रीढ़ की हड्डी थी, और डायनासोर के बाद फिर जो क्रिटेशियस आया उसमें डायनासोर खत्म हो गए। तो कैसे स्टेटमेंट सही होगा, नहीं हो सकता। अगर आपको सिर्फ क्रम याद है तब भी आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन। चलिए आ गया कथन और कारण वाला प्रश्न। ये कथन है और ये कारण है। आइए समझते हैं, कथन और कारण वाले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। बिल्कुल सच है, हम एक ही हिस्सा देख पाते हैं। तो कथन तो बिल्कुल सही है सर। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। द टाइम टेकन बाय द मून टू complete one revolution of the earth is more than the time taken by it to complete one revolution on its axis। सर ये गलत हो गया। हम एक हिस्सा इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि उसकी घूर्णन और परिक्रमण जो अवधि है, रोटेशन ऑन रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है, वो लगभग एक जैसा है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो पहला तो बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा गलत है, इसीलिए इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is true? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। सैटेलाइट ऑर्बिट देयर प्लैनेट एज वेल एज ऑर्बिट दी सन। बिल्कुल सही है, आपको बताया भी था हमने कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है और ये सब सूरज के चारों ओर भी घूम रहे हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। माइनर कहा था हमने, छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे स्टेटमेंट, आधा है नहीं सर, ये 1/4 है, हमने पढ़ा था 1/4 है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत। और हमें किस कथन की पहचान करनी थी, ट्रू, सत्य। तो सर इसका आंसर होगा ए, केवल एक, ओनली वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ? किसे हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो याद करेंगे, हमने देखा था कि जो शुक्र है, वीनस है, वो पृथ्वी के जैसा ही है। इसका अर्थ क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी का व्यास है, ये हमारी अर्थ का डायमीटर है, 12,736 किलोमीटर के आसपास, इस तरीके से नापेंगे तो। और ये देखिए 12,103.6 किलोमीटर। तो वीनस एंड अर्थ आर वेरी सिमिलर। वीनस डायमीटर इज ओनली 650 किलोमीटर लेस देन ऑफ द अर्थ। तो बिल्कुल एक जैसा डायमीटर है। और मास भी अगर आप देखेंगे तो 81.5% मास है वीनस का इन कंपेयर टू द अर्थ। इसी कारण हम वीनस को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, अर्थ की ट्विन सिस्टर कहते हैं। इसके अलावा हम वीनस को भोर का तारा भी कहते हैं, हम इसे इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अगला, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ? तो जवाब क्या होगा, शुक्र। ठीक है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन। एक और प्रश्न आया
जो कथन और कारण से संबंधित है। कथन, पृथ्वी के आकार को भूआब कहा जाता है। बिल्कुल सही है। हमने अर्थ का एक अपना स्पेसिफिक शेप है जिसे हम जियोइड कहते हैं। ठीक, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है चूंकि ये ध्रुवों के पास चपटी है और यही इसे भूआब बनाता है, इसे जियोइड बनाता है। तो इस बार दोस्तों कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? ए। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना शुरू कर देंगे। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। अर्थ इज अ प्लैनेट एंड इट रिसीव ऑल इट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पृथ्वी एक ग्रह है जो अपनी सारा जो प्रकाश और ऊर्जा है वो सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। अब यहां पर गलती हो गई। पहली बात, अगर हम दूरी के हिसाब से भी चर्चा करें तो मरकरी आता है, फिर वीनस आता है और फिर अर्थ, तो तीसरा है। तो यहां पर यह गलत हो गया। अगर हम आकार के हिसाब से भी चर्चा करें तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ। किस नंबर पे आते हैं हम? 5वें नंबर पर आते हैं। फिर आता है वीनस, फिर मार्स और फिर मरकरी। तो ये भी गलत है। तो इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सिर्फ पहला कथन सही है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए। तो आज हम इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, जब हमारा अगला सेशन होगा जो को मंगलवार को होगा, उसमें हम पहले बचे हुए 20 प्रश्नों को हल करेंगे। मैं चाहूं तो अभी इन्हें हल करा सकता हूं, लेकिन उसका एक कारण है। मैं अब चाहता हूं कि इतने प्रश्नों में हमने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे आप प्रश्नों को हल करेंगे। अब आपको शाम तक का वेट करना है, लगभग 5 या 6 बजे तक का वेट करना है, या फिर खान ग्लोबल स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पर आपको एक लिंक दी जाएगी जिसमें इसके बचे हुए 20 प्रश्न और होंगे। आप उन पूरे 44 प्रश्नों को लगाएंगे। अगले सेशन में, जिसमें हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है, सेशन शुरू करने से पहले मैं ये प्रश्न आपको लगवाऊंगा जो बचे हुए 20 प्रश्न हैं। तो अब आप जाइए, एक बार टेस्ट लगाइए और देखिए कि आपसे कितनी चीज़ें बन पा रही हैं, आपकी तैयारी इस चीज़ को लेकर के क्या है। ठीक है, तो आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके द्वारा अब आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ना चाहिए कि हाँ सर, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी से इस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न निकल करके आते हैं। तो जब आप प्रश्न लगाते हो ना, और अभी 20 प्रश्न तो और भी इंटरेस्टिंग है, तो आपके दिमाग में और अच्छे से क्लैरिटी होती है कि अभी हम एक दो बारीक बिंदुओं को छोड़ करके चल रहे थे, लेकिन अब वो बारीक बिंदुओं को पढ़ते हुए जाना है ताकि कोई भी कथन गलत ना हो या कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।